हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति का पहला चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध, विश्व राजनीति का पहला चैप्टर है शीत युद्ध। इसके हम कुछ प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न जो है वह है, शीत युद्ध क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। हालांकि युद्ध के दौरान सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ने मिलकर फासीवादी ताकतों को हराया था, परंतु युद्ध के बाद उनमें टकराव और तनाव उभरने लगे और उनके संबंध बिगड़ने लगे। इसी टकराव या तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। अगला है, शीत युद्ध विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। कैसे? विचारधारा का संघर्ष इस चीज को लेकर था कि पूरी दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा था। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका का कर रहा था और यह समूह उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। तो देखिए, पश्चिमी गठबंधन जो था उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जिसका समूह था उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थन करना। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। और इस समूह की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद को लेकर थी। तो देखिए, एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। और जो अमेरिका का था तो वो उदारवादी लोकतंत्र या पूंजीवादी था, जबकि सोवियत संघ का था समाजवादी और साम्यवाद को लेकर। अगला प्रश्न जो है, मित्र राष्ट्रों को नेतृत्व कौन कर रहा था। तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और इन्हीं के बीच शीत युद्ध भी हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के किस शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। तो हिरोशिमा और नागासाकी। अब इसके आप डेट ध्यान रखिएगा, डेट आप खोज लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। अप्रैल 1949 में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में। अगला जो प्रश्न है, वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था। वारसा संधि 1955 में। ध्यान रखिएगा, 1955 में हुई और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। ओके। मार्शल प्लान क्या था। मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता को कहा जाता है। अगला है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सुकर्णो कहाँ के नेता थे। ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे और वहाँ के नेता भी थे। ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के तौर पर शीत युद्ध के दौरान भारत ने किन दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला इसका स्तर था कि एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के गुटों से पृथक रखा था। ठीक है ना। पश्चिमी महाशक्ति और पूर्वी महाशक्ति, दोनों से वो अपने को अलग रखा था। दूसरा था, भारत ने गुट निवेशों के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का जोरदार विरोध किया। ओके। अगला है, शीत युद्ध के किन्हीं 5 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ नामक 2 महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की प्राप्ति का संघर्ष था। वर्चस्व मतलब दोनों एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। दूसरा इसमें जो आया, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया था। अमेरिकन गुट और पश्चिमी गुट तथा सोवियत गुट या साम्यवादी गुट।
अमेरिकन गुट मुख्य रूप से उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थक था, जबकि सोवियत साम्यवादी गुट समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी दल की तानाशाही का समर्थक था। परंतु यह आवश्यक नहीं था कि गुट का प्रत्येक सहयोगी राष्ट्र उस गुट से संबंधित विचारधारा से सहमत हो और उस पर चलने वाला हो। इससे स्पष्ट है कि दो सिद्धांतों के बीच संघर्ष नहीं था। ओके, तीसरा जो इसका लक्षण है, दो महाशक्तियों ने अपने सैनिक संगठन बनाए हुए थे जो अपने गुट के सदस्य देश की रक्षा का आश्वासन देते थे। चौथा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में सम्मिलित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही थी और इन देशों को अपनी सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सैनिक सहायता, वित्तीय सहायता, ऋण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता का लालच देती रही। दोनों जो गुट मतलब महाशक्तियां थी, तो ये जो एशिया के थे देश, अफ्रीका के देश थे और दक्षिण अमेरिका के देश थे, इनको क्या मिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये क्या है, ये गुट निरपेक्ष थे, ये किसी गुट में मिलना नहीं चाहते थे। पांचवा जो है, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह बाकी युद्ध था। दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना आदि के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगी रहती थी। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सार तत्व की व्याख्या कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सार तत्व निम्नलिखित है। पहला जो था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सार तत्व साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना था। यदि विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ है तो उसका श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन से नव उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची है। दूसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण नीति भेद, रंग भेद, नस्ल भेद और शयोनिज्म, स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति आदि को भी हानि हुई है। गुट निरपेक्ष देशों में इन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विरुद्ध समय समय पर आवाज उठाई गई है। तीसरा जो है, युद्धों को टालने तथा विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करने में भी गुट निरपेक्ष की सराहनीय भूमिका रही है। गुट निरपेक्षता के कारण ही आक्रमणकारी नीतियों को क्षति पहुंची है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने भिन्न भिन्न मंचों पर विदेशी आक्रमण, कब्जे, आधिपत्य के साथ साथ बड़ी बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप व उनमें गुटबंदी की भी निंदा की है। ये तो गुट निरपेक्ष के सार तत्व थे। अगला जो प्रश्न है कि महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जो उत्तर है, प्राय अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाए रखे? उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता थी। दोनों ही महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के कारण इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। परंतु छोटे देश कई कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े ही थे। सर्वप्रथम तो छोटे देश महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज की प्राप्ति के स्रोत थे। दूसरा कारण भूक्षेत्र था, जिससे यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तीसरा कारण सैनिक ठिकाना या जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी। और चौथा कारण आर्थिक सहायता था, जिसमें गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे छोटे एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी। चौथा कारण आर्थिक सहायता था, जिसमें गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे बड़े तेज सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए आवश्यक देश थे। इसके अतिरिक्त विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों के शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी है।
गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। गुट निरपेक्ष और तटस्थता में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आगे थोड़ी देख लेते हैं। जब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया एवं स्वयं को गुट निरपेक्ष बताया तो अमेरिका आदि राष्ट्रों ने इसे तटस्थता की नीति कहा। कुछ राजनीतिज्ञों ने इसे अवसरवादी नीति का भी नाम दिया, परंतु गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं थी। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संवाददाताओं को स्पष्ट करते हुए कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और हम उनके बारे में चुप्पी साधे रहेंगे, बल्कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि हम न किसी सैनिक गठबंधन में शामिल होंगे और न ही किसी गुटबंदी में भागीदारी करेंगे। हम प्रत्येक मामले पर अंधाधुंध बिना सोचे किसी एक गुट का साथ देने की अपेक्षा खुले मन से उस पर विचार करेंगे, उसके अच्छे बुरे परिणामों को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट करेंगे। गुट निरपेक्षता और तटस्थता में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। पहला है, तटस्थता शब्द का प्रयोग केवल युद्ध की स्थिति में होता है, जबकि गुट निरपेक्षता का प्रयोग मुख्य रूप से शांति के समय और युद्ध के समय भी होता है। ओके। दूसरा जो है, तटस्थता शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में होता है, जबकि गुट निरपेक्षता का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। ओके। तीसरा जो है, तटस्थता युद्ध में भाग नहीं लेने की शर्त से संबंध रखती है, जबकि गुट निरपेक्षता समझौते शक्ति गुटों के बीच संघर्षों के तनाव में भाग न लेने से संबंध रखती है। चौथा, तटस्थता नकारात्मक है। तटस्थ देश युद्ध में लिप्त किसी भी पक्ष का समर्थन या आलोचना नहीं करता, बल्कि चुपचाप देखता है, परंतु गुट निरपेक्षता सकारात्मक है और गुट निरपेक्ष देश आक्रमणकारी या अत्याचारी देश के विरुद्ध आवाज उठाता है और अच्छे कर्मों के लिए उस देश की प्रशंसा भी करता है। तो ये तटस्थता और गुट निरपेक्षता में अंतर है। ओके। अब देख लेते हैं इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है, तो जिसमें पहला आएगा आपका कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी? तो किसने की थी? सोवियत संघ ने। ओके। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा क्यूबा मिसाइल संकट। ओके। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, मिस्र। तो जिसका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? म्यांमार। ओके। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसको हम पढ़ चुके हैं 1949 में। बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? तो ये होगा वो किसकी? क्यूबा के खिलाफ। छठवां जो है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? क्या 1985 में, क्या 1989 में, क्या 1991 में, क्या 1994 में? तो जो इसका होगा वो 1989 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? क्या 1985, 89, 90 या 91? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 91 में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो था बेलग्रेड में 1961 में। ओके। बामे एनक्रूमा कहाँ के नेता थे? बामे एनक्रूमा जो थे वो कहाँ के थे? घाना के। किस वर्ष बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी? अभी एक गिराने की आई थी तो 1989, ठीक है ना। और जब खड़ी की गई थे तो वो कब खड़ी गई थी? 1961 में। तो ये रहे विश्व राजनीति के पहले चैप्टर का पार्ट 2,
जिसमें हम पहले चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।